much, sir, for your kind words. I'm so glad because आपने इतना appreciation किया. And good morning to all the person who are present here. Thank you so much. सबसे पहले मैं आप सभी को congratulate करना चाहूंगी क्योंकि आप यहाँ पे MCL के साथ जुड़े हैं और इसीलिए मैं आप सभी को तहे दिल से MCL की ओर से आप सभी को वेलकम कर रही हूँ. हम हमारे सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ी बातें शेयर करना चाहूंगी. जैसे कि हम हमारे जो MCL है वो बेसिकली जो उसकी इंस्पिरेशन जो आई है वो हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से आई है. तो ये जो हमारे इंस्पिरेशन है वो इंस्पिरेशन का भी कोई प्रेरणा स्रोत है. तो वो हम सब जानते हैं कि उनका जो प्रेरणा स्रोत है वो है स्वामी विवेकानंद. तो ये स्वामी विवेकानंद जो है वो सिर्फ उनके ही नहीं मगर हमारे सारे यूथ के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है और उनके ही बारे में आज आपसे एक बात करना चाहूंगी. हमारे जो स्वामी विवेकानंद है ये स्वामी विवेकानंद बेसिकली बहुत ही ज्ञानी थे और इसीलिए वो सबके इंस्पिरेशन बने हुए हैं. आज भी बहुत सारे जितने भी लोग हैं वो उनको मानते हैं और उनसे इंस्पायर होके बहुत सारे काम करते हैं. तो एक बार की बात है तो उनको एक नदी पार करनी थी और नदी पार करने के लिए वो वहां पे नदी के पास खड़े थे और उसी टाइम में उनके बाजू में एक साधु महाराज आए और उन्होंने बोला कि आप ही स्वामी विवेकानंद हो जिसको बहुत लोग मानते हैं पूछते हैं, तो आप ही वो प्रेरणा स्रोत हो. तो स्वामी जी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनको बोला कि हाँ मैं वही हूँ. तो फिर से साधु महाराज ने पूछा तो फिर आप इतना क्यों सोच रहे हो, ये एक नदी सामान्य नदी को क्रॉस करने के लिए इतना क्यों सोच रहे हो. तो स्वामी जी ने बहुत ही उत्तर दिया कि मैं अभी यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ और उचित समय आने पे आपको इसका योग्य उत्तर दूंगा. तो साधु महाराज ने बोला कि आप इतने महान होके भी इतनी छोटी सी नदी क्रॉस नहीं कर सकते और मुझे कोई नहीं जानता, पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता, फिर भी मैं इस नदी को बहुत आसानी से क्रॉस कर सकता हूँ. और इतना कह के उन्होंने वो नदी को चलते चलते क्रॉस करके वापस से स्वामी जी के पास आ गए. तो इसमें स्वामी जी ने उनको पूछा कि ये जो पूरा आपने जो ये सीखा, ये विद्या जो आपने सीखी, उसके लिए आपने कितना समय आपका व्यतीत किया. तो जो साधु महाराज थे उन्होंने बोला कि मैंने इसके लिए मेरे 15 साल बिताए. तो स्वामी जी ने बोला कि ठीक है और उतने में उनकी जो नाव आई और वो दोनों उसमें सवार होके सामने के पार चले गए. वहां पे उतरने के बाद उन्होंने उसके लिए जो नाविक को पैसे देने थे वो दिए और उसने में फिर से स्वामी जी ने आंसर दिया, उसका प्रतिफल दिया कि जो भी काम हमारा है वो हमारा 50 पैसे में या फिर थोड़े टाइम में खत्म हो जाता है, तो उसके लिए हमारे जिंदगी के कीमती 15 साल आपने ये कामों में बिता दिए जिससे कि आपका ही फायदा हो रहा है, आपको ही उसका प्रतिफल मिल रहा है जिसका प्रतिफल किसी और को नहीं मिल रहा है. और इसी वजह से आपको सिर्फ आप ही जान सकते हो, बाकी कोई आपको दुनिया में नहीं जान रहा है. जबकि स्वामी जी ने जो अपने जो भी साल है उनकी थोड़ी ही जिंदगी थी मगर वो थोड़ी जिंदगी में उन्होंने इतना कुछ दिया कि जिससे आज की तारीख में भी हम उनको याद करते हैं, हम उनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं. तो इसी तरीके से हम भी हमारा काम इस तरीके से करना चाहिए कि हमें आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन इस तरीके से याद करे कि नहीं, हमारे जो भी पूर्वज थे उन्होंने हमें कुछ अच्छा एनवायरनमेंट दिया. तो इसी तरीके से जब हम काम करेंगे तभी हमारा समय हम अगर यूटिलाइज करेंगे तभी हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं. तो इसी के साथ हम आज ये थॉट के साथ आगे काम करेंगे कि हम जो भी काम करेंगे, हमारा जो भी समय हम व्यतीत करेंगे वो कुछ अच्छा काम करने के लिए करेंगे और हर एक जीव के लिए काम करेंगे जो ये मदर अर्थ पे जिंदा है, वो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए काम करेंगे. तो इसी के साथ हम MCL का ये प्रोग्राम अभी शुरू कर रहे हैं. हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली हमारा जो सेक्टर है, वैसे इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स है, टूरिज्म सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर है, ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर में से हमारा ये जो सेक्टर है दैट इज ऑयल एंड गैस सेक्टर. ये ऑयल एंड गैस सेक्टर इसलिए हम बोलते हैं
और ये रिन्यूएबल है बिकॉज वो हम रिन्यू कर सकते हैं। वो कैसे, आइए उसको समझते हैं। तो बेसिकली हम ये जो रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो रिवॉल्यूशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर किसी भी बिजनेस की शुरुआत होती है तो फिनेंशियल टर्म से शुरू होती है। मगर हम यहाँ पे फिनेंशियल फ्रीडम की तो बात कर ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ हम ह्यूमिलिटी की भी बात कर रहे हैं। हम सिर्फ बिजनेस, पैसा, इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमें जो भी काम करना है वो हमारे आसपास रहने वाले हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में सोच के आगे बढ़ने से काम करना है। और इसीलिए ये जो रिवॉल्यूशन है, ये सिर्फ रिवॉल्यूशन ना रह के ये ग्रीन फ्यूल रिवॉल्यूशन बनता है, क्योंकि हम ये हरित ईंधन क्रांति की ओर चल रहे हैं। तो ये बेसिकली जरूरत क्यों है? हम कोई भी काम करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम कुछ काम करते हैं, हम जॉब करते हैं, तो बेसिकली उसके पीछे कोई रीजंस होता है। तो ये रीजन की जरूरत क्या है, ये हमारा काम जो है हम क्यों कर रहे हैं? तो ये जो काम है उसके पीछे बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं। आज अगर आप देख लो, आपके आसपास जो भी प्रॉब्लम्स है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो वो सारे जो प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ अगर किसी कहीं से शुरू हो रही है तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग हम लोग सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बेसिकली हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, वही ग्लोबल वार्मिंग है। मगर इसके पीछे रीजन क्या है? तो हम सब जानते हैं कि ये जो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग है उसका मेन अगर कोई कल्प्रिट है, तो मतलब उसका जो दोषी है, तो वो दोषी है बेसिकली हमारा पेट्रोल और डीजल जो हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो ये कहाँ से जनरेट होता है? तो ये जो पेट्रोल एंड डीजल है वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अश्मी ईंधन है। तो ये अश्मी हो रही है, तो वो क्रिएट होती है जमीन के अंदर बहुत सारे सालों तक। प्रोसेस होने के बाद उसमें से क्रूड ऑयल बनता है, और वो जो क्रूड ऑयल है उसका बाइफरगेशन करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, उसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके हिसाब से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वो सब उसमें से हम बाइफरगेट करते हैं। और फिर उसका जब कंबक्शन, मतलब कि उसका जब दहन होता है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें से मैक्सिमम अमाउंट में टेम्परेचर की इंक्रीमेंट होता है। यही नहीं, मगर साथ ही साथ कोल मतलब कि कोयला, ये कोयला जो है वो भी जब जलता है तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं बिजली, तो बिजली का निर्माण कहाँ से हो रहा है? बिजली का निर्माण हो रहा है कोयले से। और वही नहीं, न्यूक्लियर से भी हो रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तो इससे भी बहुत ही भयानक है, क्योंकि उसकी असर तो हमें बहुत लाखों सालों तक उसकी इफेक्ट रहने वाली है। तो ये सब कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, और यही कारण है क्योंकि पहले के जमाने में क्या था कि 2-3 सालों में एक बार नेचुरल कैलामिटी आती थी या फिर नेचुरल डिजास्टर्स आते थे। मगर अभी आप देखोगे कि साल में 1 से 2 बार नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे चक्रवात आ जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज हमने जो एक्शन कर दिया है उसका रिएक्शन अभी हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा है कैंसर फार्मिंग। ये कैंसर फार्मिंग कैसे जनरेट हो रहा है? पहले हमारे देश में श्वेत क्रांति हुई थी, जिसकी शुरुआत वर्गीस कुरियन सर ने की थी। तो वो श्वेत क्रांति जो है वो बेसिकली दूध से रिलेटेड थी। मगर उसके बाद हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत के साथ साथ केमिकल फार्मिंग भी शुरू हुआ था। मतलब कि हमारे देश में 1965 के बाद मैक्सिमम अमाउंट में यूरिया डीएपी का यूज होना शुरू हो गया था। तो ये यूरिया डीएपी जो है वो शुरू शुरू में तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आ रहा था। मगर वो प्रोडक्शन धीरे धीरे बहुत बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि सबको ऐसा लगा कि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन है, आ रहा है। मगर अगर आज हम देखें तो 1 एकड़ में से जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो पहले जब ऑर्गेनिक कंडीशन में, ऑर्गेनिक तरीके से लोग जो प्रोडक्शन करते थे, उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कि उसका प्रोडक्शन जो है वो पर एकड़ धीरे धीरे कम हो रहा है।
और साथ ही साथ इसमें मैक्सिमम अमाउंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। तो ये जो है जमीन की बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है, जमीन की रिक्वायरमेंट है कि उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स चाहिए। तो ये जो मिनरल्स है, पहले के जमाने में क्या था, जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे उस टाइम पे हमारे जमीन में नेचुरली अर्थवॉर्म्स थे। तो ये अर्थवॉर्म्स क्या करते थे, तो 15 फीट ऊपर, जमीन के ऊपर आके 15 फीट नीचे जाते थे। दैट मीन्स कि उनका जो कंटिन्यूअस प्रोसेस साइक्लिंग चलता ही रहता था। वो 15 फीट ऊपर आके 15 फीट नीचे जाते थे। सो उससे बहुत सारे पोर्स बनते थे हमारी जमीन में, यानी कि बहुत सारे छेद बनते थे, जिससे कि हवा का जो एयर सर्कुलेशन है वो जमीन के अंदर होता था। साथ ही साथ पानी की जो पोरोसिटी है, मतलब कि जो पानी जमीन के नीचे जाना चाहिए, उसकी भी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती थी। और इसीलिए हमारा जो जमीन का जो पानी का लेवल था वो बहुत ही ऊपर के स्तर पे था। मगर ये फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से ये बेसिकली ये तीन जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का यूज होता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे सॉल्ट्स भी बनते हैं। और वो जो सॉल्ट है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वो उसका लेयर बना देते हैं जमीन के ऊपरी स्तर पे। और उसी की वजह से वो ऊपरी जो स्तर है हमारी जमीन का, वो पूरा का पूरा एक सीमेंटिंग लेयर बना देता है। और उसी की वजह से हमें जो प्लांट को जो न्यूट्रिशन जमीन के अंदर से मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, नेचुरल तरीके से जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। और इसीलिए उसमें बहुत सारे डिसीज आते हैं। और वो डिसीज को क्योर करने के लिए हम लोग दूसरे उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, और उसके ट्रेसेस प्लांट्स में रह जाते हैं। वो प्लांट्स का फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स जो भी हम खाते हैं उसके ट्रेसेस हमारे बॉडी में आते हैं, और वही ट्रेसेस हमारे एनिमल्स में भी आते हैं, और उनका जो दूध होता है उसके अंदर भी वही ट्रेसेस होते हैं। सो इस तरीके से वो सारे जो भी केमिकल ट्रेसेस है वो हमारी बॉडी में कंपोज होते 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 ऐसी डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं जिससे डिसीज का बढ़ोतरी होती ही रहती है। और इसीलिए हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है वो धीरे धीरे कम होता है। और इसी की वजह से हमारे आसपास आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स, उसमें कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है कि जिसको ये कैंसर का फेस करना पड़ता है। तो ऐसा ये प्रॉब्लम भी हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके साथ दूसरा भी हमारा एक प्रॉब्लम है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। अब ये फॉरेन एक्सचेंज में अगर अभी रिसेंटली की बात करूं तो हमारा 8 लाख करोड़ रुपीस हमारे जो देश का इतना बड़ी अमाउंट वो हम लोग हर साल बाहर दे रहे हैं, बिकॉज हमें वहां से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है, हमें क्रूड ऑयल वहां से लेना है, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ को हम लोग सिक्योर कर सके। इसलिए हम लोगों को हर साल इतना पैसा हमारा बाहर देना पड़ रहा है, और उसी की वजह से हम जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो इतना इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए हमारा जो आम पर्सन है, आम लोग है, उन लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। जो जितना टैक्स पे कर रहे हैं उतनी फैसिलिटी उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते, बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम। साथ ही साथ प्लास्टिक वेस्ट, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे आसपास बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लास्टिक है। और प्लास्टिक जो है वो बेसिकली क्रूड ऑयल में से ही बनती हुई एक प्रोडक्ट है। तो ये जो प्लास्टिक है वो ना केवल सिर्फ जमीन को हार्मफुल करती है, मगर वो पानी के लिए भी उतनी ही नुकसानकारक है। कैसे? तो पानी के ऊपर, मतलब कि मैं जमीन के ऊपर अगर प्लास्टिक आ जाता है तो वो डायरेक्टली जो एयर सर्कुलेशन, एयर का कांटेक्ट जमीन के साथ होना चाहिए वो नहीं होने देता, साथ ही पानी का भी कांटेक्ट नहीं होने देता। और इसीलिए प्लास्टिक जो है वो हमारी जमीन को बहुत ही पॉल्यूटेंट करता है। और साथ ही साथ अगर वो पानी के अंदर जाता है तो पानी के अंदर जितने भी जीव हैं उनके लिए भी वो बहुत ही नुकसानकारक हो जाते हैं, और पानी को भी वो पॉल्यूटेंट कर देते हैं। तो इसी वजह से उसको, और ये बहुत सालों तक उसका डिग्रेडेशन जो होना चाहिए वो भी नहीं होता, और इसीलिए उसके ढेर बनते जाते हैं। और ये इतने बड़े बड़े ढेर होते हैं, बहुत सारी सिटीज में आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े अमाउंट में उसके ढेर है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग इतने सारे ढेर बनने के बाद अगर
थोड़े साल तक ऐसा ही चलता रहा तो हमें शायद से रहने के लिए भी जगह का इंतजाम हमें करना पड़ेगा। तो ये प्लास्टिक वेस्ट जो है वो भी बहुत बड़ी समस्या है। और साथ ही साथ हमारे भारत जैसे देश के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन का रेट बहुत ही ज्यादा है, तो वहां पे ऑलरेडी हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, तो हम यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए वो हम इतने अमाउंट में नहीं कर सकते। और इसी वजह से हमारे वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ युवाओं के लिए भी समस्या नहीं है, मगर ये गवर्नमेंट की भी समस्या हो चुकी है आज की तारीख में। तो ये सारी जो समस्या है ये कोई ना कोई तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सबसे जुड़ी हुई है। तो ये समस्याओं का हल क्या हो सकता है, ये समस्याओं का हम क्या निदान कर सकते हैं? तो ये निदान हमें जो अगर देता है तो दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू एमसीएल। तो जी हाँ, ये एमसीएल है कि जो इस सारे 5 जो सॉल्यूशन है ग्लोबली ये प्रॉब्लम्स है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स का अगर कोई सॉल्यूशन है तो दैट इज एमसीएल। तो ये कैसे देता है, तो आइए चलो हम ये देखते हैं। तो बेसिकली ये हम हमारी मदर अर्थ को सेव करने के लिए कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो हम जो फॉसिल फ्यूल जो यूज कर रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल को हम रिप्लेस करेंगे बायोफ्यूल से। जो फॉसिल फ्यूल है वो बेसिकली जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि वो क्रिएट करेगा ग्लोबल वार्मिंग को, वो बहुत ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। तो वो ग्लोबल वार्मिंग को हम मिनिमाइज और देन आफ्टर रिडक्शन और बहुत ही ज्यादा न्यूनतम कर सकते हैं बायो सीएनजी से। अब ये बायो सीएनजी से कैसे हम उसको न्यूनतम कर सकते हैं, हम देखते हैं। ये बायो सीएनजी जो है वो बेसिकली उसका जो प्रोडक्शन होगा वो नेपियर ग्रास से होगा। ये नेपियर ग्रास जो है वो दैट इज प्लांट, वो ग्रीन प्लांट्स है। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें से हम बायो सीएनजी का निर्माण करते हैं और वही हम हमारे व्हीकल्स में, हमारे डे टू डे यूज में हम उसको यूज करते हैं। तो उसमें उसका कंडक्शन होके वापस से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें पता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके रेस्पिरेशन में उसको ले लेते हैं। सो दैट इज वाई फिर से वो जो प्लांट्स हो गए नेपियर ग्रास, उसमें से अगेन हमारा बायो सीएनजी हम प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्शन करने के बाद उसमें से फिर से CO2 बनेगा। सो इन दिस वे ये पूरी साइकिल चलती रहती है। और इसी की वजह से हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं हमारे व्हीकल्स थ्रू, हमारे फैक्ट्रीज थ्रू, वो सबका सब हम लोग हमारा जो प्लांट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट मीन्स कि वो बैलेंस हो सकता है। और ये बैलेंस होने की वजह से ही ये जो सीएनजी है वो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली वो प्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स में से। तो ये बैलेंस होता है और इसीलिए ये सस्टेनेबल रहेगा। और ये इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बायो सीएनजी है और वही हमारा सोल्यूशन बनेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए। साथ ही साथ फर्टिलाइजर, अब ये जो फर्टिलाइजर है उसका भी हम सोल्यूशन देंगे। क्योंकि मैंने जब बहुत सारे मीटिंग्स की तो सभी किसानों ने मुझे यही पूछा कि अगर आप इतने फर्टिलाइजर्स के, हम लोग जो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं उसके बारे में आप इतने सारे क्वेश्चंस उठा रहे हो, आप इतना बोल रहे हो कि ये इतना हार्मफुल है, तो गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली क्यों बंद नहीं कर रही? तो गवर्नमेंट ऐसा स्टेप इसलिए नहीं उठा रही है बिकॉज ऑफ द रीजन, अगर वो उठा रही है तो अभी हमारी हालत भी श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देश जैसी हो सकती थी। क्योंकि अभी आज की तारीख में वो कितना फेस कर रही है, क्योंकि उन्होंने बिल पास कर दिया कि अभी हम लोग केमिकल फार्मिंग नहीं करेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे। तो अभी उनका प्रोडक्शन रेट बहुत ही कम हो चुका है। तो हमें एक तुरंत ही फर्टिलाइजर्स जो है उसके रिप्लेसमेंट में हमें उनको कुछ फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तभी जाके हम वो रिड्यूस करते करते मिनिमाइज करेंगे और फिर उसको कम कर देंगे और जीरो कर सकते हैं। और इसीलिए हमारा जो फर्टिलाइजर है वो इसीलिए उम्दा क्वालिटी का है क्योंकि हमारा जो प्लांट है नेपियर ग्रास, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम जो निकाल रहे हैं वो सीएनजी ही निकाल रहे हैं। दैट मीन्स कि मीथेन ही निकाल रहे हैं, बाकी के मिनरल्स, विटामिन उसमें एज इट इज है। और इसीलिए हमारा जो फर्टिलाइजर बनता है वो उसमें भी वही विटामिन मिनरल्स वैसे एज इट इज है। और वही हम जब हमारी जमीन में डालते हैं ये फर्टिलाइजर्स, तब वो जो भी मिनरल्स है वो हमको हमारा फ्रूट जो है, वेजिटेबल्स है, उसमें उसके फॉर्म में वापस से हमारे बॉडी को मिलते हैं। सो इन दिस वे हमारा जो हम लोग जो केमिकल ट्रेसेस को अभी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो केमिकल ट्रेसेस कम होते हमारा जो ऑर्गेनिक ट्रेसेस है, ऑर्गेनिक जो हमारा मटेरियल है,
और मिनरल्स है वो हम कंज्यूम करेंगे। सो दिस वे ना केवल सिर्फ हमारी जमीन मगर हमारे जो भी लोग हैं वो हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको कंज्यूम कर सकते हैं और सस्टेन बना सकते हैं। साथ ही साथ प्लास्टिक वेस्ट का भी मैनेजमेंट हो सकता है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी भी एमसीएल के पास है। क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट जो है हमारे आसपास बहुत सारे ढेर बने हुए हैं। ये प्लास्टिक वेस्ट जो है बेसिकली वो केमिकल या फिर मैं बोल सकती हूँ कि कार्बन चेन है, कार्बन श्रृंखला है। ये प्लास्टिक जो है वो बेसिकली कार्बन श्रृंखला होने की वजह से अगर उसकी प्रोसेस की जाए तो ये प्रोसेस होने के बाद उसमें से हम फ्यूल का निर्माण कर सकते हैं। और ये फ्यूल निर्माण होने की वजह से ये जो प्लास्टिक के बड़े बड़े ढेर बने हैं उसका भी हम सोल्यूशन कर सकते हैं। और इसी की वजह से हम उसमें से फ्यूल बना के हम हमारा ये प्लास्टिक का सोल्यूशन लाएंगे। और ये सब सोल्यूशन अगर हम लाते हैं दैट मीन्स कि हमारा हमने बायो सीएनजी का निर्माण किया, बेसिकली हम फ्यूल का निर्माण कर रहे हैं। सो उससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जिसके लिए हम लोग बहुत सारे पैसे बाहर दे रहे हैं वो फॉरेन एक्सचेंज धीरे धीरे कम होगा। वो इसीलिए कम होगा क्योंकि हम नेपियर ग्रास में से जो सीएनजी का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बेसिकली हम लोग वो फार्मर से ही कलेक्ट करेंगे। और इसीलिए हमारा जो पैसा हम जो भी बना रहे हैं प्रॉफिट करेंगे वो डायरेक्टली किसको मिलेगा, डायरेक्टली मिलेगा हमारे फार्मर्स को। और इसी वजह से हमारा जो फार्मर है उसी की कमाई उसको वापस मिलेगी। जो अभी हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की तरफ बाहर दे रहे हैं वो हमारी कमाई हमारे देश में रहेगी। दैट मीन्स कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि देश की कमाई देश में ही रहेगी। सो हमारा जो आम इंसान है वो सशक्त बनेगा। और वो सशक्त बनेगा तो उसके साथ साथ हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन हम लाएंगे। तो इस तरीके से क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्योंकि सब लोग जो माइग्रेशन कर रहे हैं वो माइग्रेशन करने की बजाय वो अपने ही गांव में अपनी ही तहसील में वहां पे ही अपना रोजगार ले सकते हैं। और इसी वजह से ये जो हमारे 5 ग्लोबल प्रॉब्लम्स थे वो पांचों प्रॉब्लम्स का अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो इस तरीके से एमसीएल ने डिजाइन किया है और इसी ही विचारधारा पे वो काम करती है। तो इसी के साथ हम सब जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारे कुछ हेतु होते हैं, कुछ पर्पस होते हैं। तो हम जो काम करते हैं ये इसके पर्पस क्या है, इसका हेतु क्या है? तो इसका सबसे बड़ा पहला हेतु जो है वो ये है कि हमारी पृथ्वी माँ को हमने ऑलरेडी बहुत ही हार्मफुल किया है, बहुत ही पॉल्यूशन फैला दिया है। ये पॉल्यूशन फैला दिया है और इसी की वजह से उसके रिएक्शन में अभी हमें ये सब कंडीशन में से फेस होना पड़ रहा है। क्योंकि अभी आप देखोगे हमारी बारिश का भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वो इतना कम हो चुकी है, उसकी जो मात्रा है वो पहले के कंपैरिजन में अभी बहुत ही कम हुई है। वो क्यों कम हुई है? बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन। तो ये पॉल्यूशन जो है वो हमें कम करना है क्योंकि हमारी पृथ्वी माता को हमें वापस से वो सस्टेन कंडीशन में वापस से वो पहले की कंडीशन में लाना है कि जो कंडीशन में हमें कुदरत ने दिया था। तो वापस वो तभी आ सकता है कि अगर हम वो सारे प्रॉब्लम्स जो है उसकी जड़ से उसको मिटाए, तभी हम ये मदर अर्थ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जमीन से डायरेक्टली अगर कोई जुड़ा हुआ है तो दैट इज फार्मर, मतलब धरती पुत्र। हम धरती पुत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो धरती से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। चाहे हम कोई भी हो, हम सिटी में रहते हो या फिर हम गांव में रहते हो या फिर हम फॉरेन में रहते हो, मगर हम सबको खाने के लिए चाहिए क्या? अन्न। तो ये अन्न कहाँ से आता है? वो अन्न आता है फार्मर के खेतों में से, उसके किसानों के खेतों में से। तो ये खेत अगर ये बहुत सारे आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि बहुत सारे किसान जब कर्जा लेते हैं तो उसमें से उनको बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कभी बारिश कम आती है, कभी कभी पेस्टिसाइड्स डिसीज आ जाने की वजह से उनका जो क्रॉप है वो बहुत ही बुरी तरीके से नष्ट हो जाता है और उसकी वजह से उनका जो कर्जा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसकी वजह से शायद से वो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो वो ना होना पड़े, वो उनको ना करना पड़े और उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी हम उनको प्रोवाइड कर सके और वो भी एकदम पॉजिटिव वे से। तो ये हमारा मेन मोटो है कि हम धरती और धरती पुत्र ये दोनों के काम में आ सके, वैसा कुछ करे कि जिससे ये दोनों सशक्त हो सके। और साथ ही साथ हमारे आसपास रहने वाले हर लोग जो ये अन्न को ग्रहण करते हैं, वो अन्न को खाते हैं, तो वो अन्न
पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए और कैंसर फ्री होना चाहिए, जिससे कि हमारे आसपास जो कैंसर की इतनी ज्यादा मात्रा बढ़ चुकी है वो कम हो जाए। क्योंकि हमारे देश में एक कैंसर ट्रेन चलती है, वो कैंसर ट्रेन की समस्या, मतलब कि वो कैंसर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो मतलब कि ये डिसीज को हम रिमूव कर रहे हैं हमारे देश में से, ये हमें करना है। और हम ये जो पूरा हमारा जो भी आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वो ना केवल सिर्फ हमारे लिए मगर हमारे आसपास जितने भी जीव है उन सभी के लिए सुरक्षित बनाए। क्योंकि हम सबने छोटे थे तब थर्ड फोर्थ में हमने पढ़ा था कि एक फूड चेन थी, मतलब कि आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला जो थी वो बेसिकली उसमें छोटे से छोटा जीव था, उससे उसका बड़ा जीव उसको कंज्यूम करता था, तो इस तरीके से उससे बड़ा जीव उसको कंज्यूम करता था। तो ये पूरी एक फूड चेन थी, आहार श्रृंखला थी। मगर ये आहार श्रृंखला को हमें बचपन में सिखाया गया था कि अगर हम उसमें से एक भी कड़ी उसमें से अगर टूटती है तो वो पूरी आहार श्रृंखला डैमेज हो जाती है। तो वही काम हमने आज किया है, क्योंकि हमने हमारी आहार श्रृंखला को तोड़ के रख दिया है। आज आप देखोगे तो बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जीव, प्राणी बहुत ही ऐसा है कि खत्म होने की कगार पे है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी एक्टिविटी की वजह से। अगर आप देखोगे, मैं छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगी। हमारे आसपास वल्चर थे पहले, वल्चर माने की गिद्ध। तो ये गिद्ध जो है उसकी मात्रा बहुत ही कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ हमने डीएपी का यूज किया। तो ये जो डीएपी है फर्टिलाइजर, वो बेसिकली क्या करता है, वो वल्चर की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको डैमेज करता है, और उसी की वजह से उसका जो एग प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और कम हो रहा है। सो इसी की वजह से वो जो वल्चर है उसकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। और वल्चर बेसिकली क्लीनिंग का काम करता है, मगर हमारे आसपास ये क्लीनिंग का काम, जो मतलब कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे जो भी डिसीज फैलाने वाले कीड़े हैं, उसको साफ करने का काम वल्चर करता था। मगर ये वल्चर कम होने की वजह से ये कीड़े बढ़ते हैं और उसी की वजह से हमारा क्रॉप भी उसको नुकसान होता है। तो ये तो हुई एक बात, मगर ऐसे तो बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे पक्षी हैं कि जो हमारे आसपास जरूरी है, नॉट सिर्फ फार्मर के लिए नहीं मगर हमारी आहार श्रृंखला को बनाए रखने के लिए। तो ये हमने बिगाड़ी है, उसको वापस से फिर से वही कंडीशन में लाने के लिए हमें प्रयत्न करना है और वही हमें करना है। यही सारे हमारे हेतु है और इसी के बेसिस पे हमारी एमसीएल काम कर रही है। तो ये सिर्फ हमारी एमसीएल नहीं मगर हमारा जो गवर्नमेंट है ये भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं, पेरिस एग्रीमेंट जब 2015 में हुआ था तब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर भी वहां पे प्रेजेंट थे और उन्होंने भी यही एजेंडा दिया था। उनके 5 एजेंडा थे बेसिकली। तो ये जो 5 एजेंडा थे उसके आधार पे मैं ये बोल सकती हूँ कि 2030 तक हमने नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ा के 500 गीगावाट तक ले जानी है। दैट मीन्स कि हमें फॉसिल फ्यूल का जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम उसमें से जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मिनिमाइज करना है और धीरे धीरे उसको कम कर देना है। और 2030 तक हमें रिन्यूएबल एनर्जी की जो मात्रा है वो 50% तक बढ़ा देनी है। मतलब कि ये जो समिट हुई थी उसके टाइम से जो हम लोग यूज कर रहे थे, तो आज तक हमने जो प्रोडक्शन किया है वो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको हमें बढ़ाना है, हमारे देश में उसकी मात्रा बढ़ानी है। और साथ ही साथ हमारा जो यही प्रोजेक्ट होगा, जितने भी प्रोजेक्ट है कि कार्बन एमिशन बाय 1 मिलियन टन जो है वो हमें कट डाउन करना है। और 2030 तक हमें कार्बन इंटेंसिटी से जितनी भी इकोनॉमी जनरेट होती है मोर देन 45%, उसको भी कट डाउन करनी है, उसको भी डाउन करनी है। और 2070 तक हमारा यही टारगेट है कि हम नेट जीरो एमिशन टारगेट के साथ चल रहे हैं। मगर अगर हम 2070 की बात करेंगे, अगर हम उसी की राह देखते रहेंगे तो हम तो करने से रहे। तो आज से हमें कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हम उसका कुछ रिजल्ट 2070 या फिर आने वाले कुछ सालों में देख सकते हैं। तो आज से काम करना शुरू करोगे तभी उसका रिजल्ट हमें मिलना शुरू होगा। तो ये 5 एजेंडा जो है वो गवर्नमेंट भी उसके ऊपर काम कर रही है और इसी के साथ हमें भी आगे बढ़ना है। तो इसीलिए हम 2030 की वेट करते करते बैठे रहेंगे तो हमारा कुछ होने नहीं वाला। तो हमें आज से ही काम करना है। तो ये इसके बेसिस पे ही एमसीएल काम करती है। तो आइए हम लोग एमसीएल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये एमसीएल जो है
मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड जो कंपनी है वो बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और उसकी जो ऑथोराइज कैपिटल है दैट इज 100 करोड़। और आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि हमारे ये कंपनी के साथ हमारे ये जो फॉर्म है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ 725 प्लस प्रोजेक्ट, जी हाँ 725 प्लस प्रोजेक्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इतना ही नहीं मगर हमारे साथ MVP दैट मीन्स की विलेज प्रोजेक्ट जो है उसके भी होल्डर्स हमारे साथ 4000 विलेजर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। और इतना ही नहीं मगर हमारे साथ 30 लाख फार्म जुड़े हैं। तो इतना बड़ा बैकग्राउंड, इतना बड़ा बिग बैकग्राउंड किसी भी और फर्म के पास, किसी भी और व्यक्ति के पास, कंपनी के पास नहीं है जितना हमारे पास है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है जो हमारे MCL ने अचीव की है। और ये जो कंपनी है वो बेसिकली सिचुएटेड है दादर मुंबई में। ये ऑलरेडी आप सब लोग जानते ही होंगे, मगर हम लोग जो बात करते हैं हमेशा MCL जो है वो कर्म में बिलीव करती है, वो बातों में बिलीव नहीं करती। और इसीलिए हमने जो सभी बोला है वो हम कंप्लीटली उसको मानते भी है और उसके ऊपर काम भी करते हैं। तो हमारा जो MCL का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कोलाड के अंदर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और वो फुल्ली ऑटोमेटेड है और वो एडवांस टेक्नोलॉजी से कार्यरत है। तो ये हमारी जो श्रृंखला है, हमारी जो विचारधारा है वो यही है कि हम 2030 तक हमारे भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए। जैसे अगर मैं बात करूं आज की तारीख और रशिया के बीच में, वो अल्टीमेटली अगर उसका जड़ अगर हम देखेंगे तो दैट इज ओनली ईंधन। और पहले के जमाने में ऐसा मानते थे कि जिसके पास सत्ता वो राजा, मगर आज के जमाने में और आने वाले कई सालों में जिसके पास ईंधन वो राजा। तो यही बात हमें समझनी है। और अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें डेफिनेटली ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, और यही हमारा विजन है, और यही इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हमारा मिशन भी यही है कि MCL एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। आपने बिजनेस तो बहुत तरीके के देखे होंगे, मगर वो सारे बिजनेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल कंडीशंस पे होंगे, मगर ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को साथ में लेके चलता है, उन सभी को सशक्त बना के आगे बढ़ता है। तो इसीलिए ये डिफरेंट है, ये अलग है और सभी बिजनेसेस से। और ऐसी विचारधारा अगर किसी ने दी है तो ये है MCL। अब ये कैसे बनेगा? तो ये बेसिकली लोग जो हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये सारे लोगों को हम एक दिशा दे रहे हैं, उनको एक एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर कर रहे हैं और एनवायरनमेंट के प्रति उनको जागृत करके उसके लिए उनको सशक्त बना रहे हैं कि आप ये एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है। और ये सभी जागृति आने के बाद और लोग हमारे साथ जुड़ने के बाद हम उनको प्रॉफिट, मतलब कि हम जो बिजनेसेस कर रहे हैं उसके साथ प्रॉफिट भी मिला के ये सभी एक साथ मिलता है, तभी सस्टेनेबिलिटी रहती है। क्योंकि अगर 2-3 साल कुछ अच्छे से काम हुआ और बाकी के सालों में उसका कुछ परिणाम नहीं मिला तो वो सस्टेन नहीं रहेगा, वो लंबे समय तक नहीं रहेगा, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी में अभी हो रहा है। तो वैसे ही हमें ये लंबे समय तक हमारे आने वाली जनरेशन तक ये पहुंचाना है, और इसीलिए हमें ये तीनों को साथ में लेके चलना है। और यही साथ में लेके चलेंगे तभी हम कुछ हमारे देश को, जो हमारा विश्व गुरु बनना है, वापस से हमारे देश को जो सोने की चिड़िया थी उसमें से सोने का शेर बनाना है। तो इसीलिए ये तीनों को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। और ये विचारधारा अगर किसी ने दी है तो वो है हमारे डॉक्टर श्याम गोलब सर। तो ये सर जिन्होंने ये पूरी विचारधारा, ये पूरा बिजनेस मॉडल है उसका निर्माण किया है, ये पूरा डिजाइन किया है। और यही विचारधारा वो हमेशा हमारे अंदर हम सभी को हर फ्राइडे वेबिनार में हमें वो सभी यही ज्ञान देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमें उसके लिए कैसे समर्पित रहना चाहिए। तो यही हमें वो सिखाते हैं और यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। साथ ही साथ हमारी मीरा मैडम माता जी, ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाती है। इन्होंने ही ये
सारी विचारधाराओं का निर्माण किया है, और इसी की वजह से हम आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर होते हैं। और साथ ही साथ लवेश सर, प्राची मैम और मंगेश सर हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, बिकॉज वो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट में रहते हैं और हमसे हमें आगे बढ़ने के लिए मदद रूप रहते हैं, और हमें इंस्पायर भी करते हैं कि यस, हमें कॉन्फिडेंट बनाते हैं कि हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो यही टीम, हमारी 5 समस्या है तो उसके सामने 5 सॉल्यूशन है, और ये 5 सॉल्यूशन को देने वाले लोग भी हमारे पास है। तो ये 5 का जो मिश्रण है वो बहुत ही अनोखा है और बहुत ही अलग है। तो ये हमारा जो एमसीएल का जो एक्चुअल प्लांट है वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोलाड में सिचुएटेड है, और ये हमारा पूरा ये पायलट प्रोजेक्ट है। इसीलिए ये पायलट प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ऑलरेडी हमारा जो प्रोडक्शन है बायो सीएनजी का वो ऑलरेडी कर रहे हैं, और इसमें हम लोग जो भी डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और बेसिकली ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो इसीलिए एडवांस टेक्नोलॉजी है क्योंकि ये ओल्ड टेक्नोलॉजी से बहुत ही डिफरेंट है। हमारी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी वो बेसिकली वन डाइजेस्टर सिस्टम पे चलती थी, और वो जो वन डाइजेस्टर सिस्टम थी वो बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डेवलप की थी। और ये बीएआरसी ने जो डेवलप की थी उसमें से हमें 100 टन अगर रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं तो उसमें से हमारा जो यील्ड आता था, प्रोडक्शन आता था, वो 2 to 3 टन आता था। दैट मीन्स कि हमारा मेजोरिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो हम लोग वेस्ट कर देते थे, क्योंकि उसमें से प्रोडक्शन जो यील्ड आना चाहिए वो बहुत ही कम आ रहा था। उसके बाद जो सेकेंड टेक्नोलॉजी आई है वो है जर्मनी ने उसकी रिसर्च किया है, और वो है 2 स्टेज डाइजेस्टर सिस्टम। और उसके बाद हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज 4 स्टेज डाइजेस्टर सिस्टम। अब ये 4 स्टेज डाइजेस्टर सिस्टम कैसे एडवांस है उसको देखते हैं। उसका जो फर्स्ट डाइजेस्टर है उसमें हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है, जिसमें हम पानी के साथ प्रोसेस करते हैं, और पानी के साथ प्रोसेस करके उसका ग्लूकोज फ्रुक्टोज जैसी चीजें बनती है। और ये बनने के बाद हमारा जो सेकेंड स्टेज डाइजेस्टर होता है और उसमें एसिड जनरेशन, फॉलिक एसिड, और इसके बाद हमारा जो थर्ड डाइजेस्टर है एसिटिक एसिड जेनेसिस, ऐसी थर्ड डाइजेस्टर में हमारी प्रोसेस है। और फोर्थ डाइजेस्टर में हमारा मीथेन यानी कि सीएनजी इसका निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमारी ये जो 4 स्टेज डाइजेस्टर सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से काम करती है, और इसीलिए ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इसीलिए ये सबसे उम्दा क्वालिटी की है, और इसीलिए हम लोग ये जो टेक्नोलॉजी है ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी है उसका भी ये एमसीएल के पास रोड मैप है। उसकी जो शुरुआत होगी वो 10 टन पर डे, मतलब कि हमारा जो सीएनजी का प्रोडक्शन होगा वो पर डे 10 टन का होगा, ये उसके शुरुआत है। और फिर स्टेप बाय स्टेप हम 100 टन पर डे, 4 टन पर डे और 500 टन पर डे, इस तरीके से हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप इसको इंक्रीज करते रहेंगे। तो ये रोड मैप भी एमसीएल के पास रेडी है, और इसी के बेसिस पे वो आगे बढ़ता है। अब आता है लोकेशंस। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो प्लांट है उसका हम डिफरेंट लोकेशन पे उसको अवेलेबल कर सकते हैं, क्यों, इसकी जरूरत क्यों है? हम इसीलिए करते हैं, बेसिकली हमारा जो तालुका, हमारा जो तहसील होता है वो बड़े पैमाने पे होता है, उसका जो डिस्टेंस है, उसका जो एरिया है वो बड़ा होता है। तो इसीलिए वहां पे जो रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है, उसका जो रॉ मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो सके, और हमारे वहां पे जो भी एम्प्लॉय काम करने वाले हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके। और इसी की वजह से हम लोग ये जो लोकेशंस है उसको डिफरेंट सिचुएशंस पे हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा अगर इसका फायदा है तो वो है सेफ्टी पर्पस। सेफ्टी पर्पस इसीलिए क्योंकि अगर हमने बहुत सारी अलग अलग जगह पे हमारा प्लांट एस्टेब्लिश किया है तो कोई एक प्लांट में कोई भी अगर टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो उसको हम ओवरकम करके दूसरे प्लांट्स जो है उसकी तो प्रोडक्शन हमें मिलेगी, मगर कोई एक में भी कुछ भी आता है तो उसको हम चेंज करके हमारे प्रोडक्शन पे कुछ भी उसकी असर नहीं होगी। तो इस तरीके से सेफ्टी पर्पस के लिए भी हमारा ये डिफरेंट लोकेशन का जो आइडिया है उस पे हम काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये हमारी
एमसीएल जो है उसकी बहुत ज्यादा बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। आज आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे मजदूर जो थे वो माइग्रेट कर रहे थे और माइग्रेट करके वापस से अपने गांव में आ रहे थे। तो सोचो कि उन्होंने जब माइग्रेशन किया होगा एक्चुअल में, तो वो कितने सारे अमाउंट में कितने सारे लोग अपनी धरती को छोड़ के बाहर सिटी में जा रहे होंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितने लोग बाहर जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारे गांव टूट रहे हैं। और वो गांव अगर टूटेंगे, जैसे कि हमारे राष्ट्रपिता ने बोला है कि अगर कोई देश तभी आगे बढ़ सकता है कि जब उसका गांव समृद्ध हो, तो ये हमारा जो गांव है वो तभी समृद्ध हो सकता है कि अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट हम गांव में या तहसील में ही प्रोवाइड करें। और यही काम एमसीएल कर रहा है। साथ ही साथ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो फर्टिलाइजर है वो कम्प्लीटली 100% ऑर्गेनिक है। और इसीलिए हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं फर्टिलाइजर वो भी ऑर्गेनिक है और इसीलिए हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा। और बंजर जमीन पे हम बाम्बू फार्मिंग करेंगे। अब लोग सोचेंगे कि बंजर जमीन पे हम बाम्बू को कैसे फार्मिंग कर सकते हैं। यस, हम वो कर सकते हैं। बीइंग अ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट मैं बोल सकती हूँ कि जहां पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट जहां पे हुआ है, वो जमीन वो धरती पर भी अगर बाम्बू का फार्मिंग हो सकता है तो हमारी ये बंजर जमीन है वहां पे तो हो ही सकता है। तो इसीलिए हमें बाम्बू फार्मिंग, कोई भी हमारी बंजर जमीन है वहां पे हम बाम्बू फार्मिंग करके उसमें से बहुत सारी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का हम सेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो अपॉर्चुनिटी है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। साथ ही साथ हम ऑर्गेनिक चीजें जो बनाते हैं उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसका वैल्यू एडिशन करके एमसीएल एक आउटलेट हर एक विलेज में एस्टेब्लिश करेगी कि जिससे हर एक व्यक्ति को, हर हमारे देश के हर एक व्यक्ति को जो भी चीजें मिल रही है वो ऑर्गेनिक मिलेगी। और साथ ही साथ हम बायोफ्यूल का तो निर्माण करेंगे ही, तो वो करते हैं तो उसको तो सेलिंग तो करना ही है, तो हम बायोफ्यूल सेलिंग का भी एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। सो इस तरीके से हम हमारी अपॉर्चुनिटी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जाएंगे। और हम जो लाइफ स्टॉक, जैसे पता है हमें कि बहुत सारे लोग गांव में लाइफ स्टॉक रखते हैं, गाय भैंसे होती है, तो उनका जो डग होता है, उनका जो गोबर होता है, उसमें से हम बायो प्लांट पेंट्स को बनाते हैं। और ये जो बायो पेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर से रेडिएशन पास नहीं होते। सो इसीलिए ये बायो पेंट्स जो है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होगा। और ये बायोप्लास्टिक का भी हम निर्माण कर सकते हैं। बायोप्लास्टिक जो है वो डिग्रेडेबल है। जो अभी हम लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं वो डिग्रेडेबल नहीं है। ये बायोप्लास्टिक होगा वो डिग्रेडेबल होगा, दैट इज वाई ये एनवायरमेंट को हार्मफुल नहीं करेगा। साथ ही साथ हम सुएज प्लांट ट्रीटमेंट के लिए भी आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो भी टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी हमारी एमसीएल हमेशा उत्कृष्ट कार्य करेगी। और प्लास्टिक टू फ्यूल, तो ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि प्लास्टिक में से हम फ्यूल का निर्माण करेंगे। और बायोकोल, ये बायोकोल क्यों जरूरी है, क्योंकि कोल जो है उसमें ऑलरेडी अभी जो कोल हम यूज कर रहे हैं वो हम लोग जिसमें से बना, मतलब कि जो अश्मी कोल है, मतलब कि फॉसिल फ्यूल, उसका ही एक असर है कोल, जो कोयला हम यूज कर रहे हैं। मगर अभी हम जो बायोकोल बनाएंगे वो बायोकोल बेसिकली हमारा बाम्बू में से हम निर्माण करते हैं और ये बायोकोल हम यूज करेंगे हमारे बॉयलर्स में, हमारे जहाँ पे भी जरूरत है वहां पे हम इसको यूज करेंगे, जिससे कि जो हमारा पॉल्यूशन है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। और हमारे पास सीएनजी तो है, तो सीएनजी की वजह से हम लोग ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसका जनरेशन भी हम करेंगे। तो इस तरीके से इतनी सारी, यही नहीं इससे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास हमारे एमसीएल ने डिजाइन किया है। और इसके लिए हमें बहुत सारे वेबिनार्स, अगर आप देखोगे तो हमें फ्राइडे वेबिनार्स हमारे श्याम सर जो लेते हैं उसकी लिंक भी अवेलेबल रहती है। तो आप देखोगे तो बहुत सारे ये सारी जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें दिखाई जाती है और हमें ये बताई जाती है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी एमसीएल क्या कुछ नहीं कर सकती। और साथ ही साथ ये सब कुछ जनरेट तब हो सकता है जब हम एमसीएल
प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करें, दैट मीन्स की एमपीओ। ये एमपीओ जो है वो बेसिकली हर एक तालुका में, हर एक तहसील में एस्टेब्लिश किया जाएगा। और उसके लिए हमें 2 कंपनीज का निर्माण करना है, दैट मीन्स की 1 होगी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और 1 होगी एफपीओ। अब ये जो एफपीओ है दैट इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो एफपीओ जो है वो बेसिकली कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट, ये दोनों को मिला के 2018 में नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये एफपीओ का निर्माण किया गया है। और ये जो एफपीओ है उसमें हमें हर एक हमारे तहसील के 15,000 जितने जितने मेंबर्स है उसको जोड़ना है, उसको हमारे साथ जोड़ना है। वो क्यों जोड़ना है? वो इसीलिए जोड़ना है कि क्योंकि हम उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके, हमें डायरेक्टली उनके साथ ज्वाइन हो सके। और बेसिकली जब हम ये एफपीओ मेंबर बनाते हैं तो उसके लिए उसको बनाने के टाइम उसको हम कुछ देते हैं, दैट मीन्स कि उसका जो भी उसने पे किया है वो जो पे कर रहा है दैट इज शेयर प्राइस उसकी 10 है, मतलब कि एक शेयर की कीमत अगर मैं बोलूं तो 10 रुपीज है, और रजिस्ट्रेशन फीस जो है दैट इज 100 रुपीज। ऐसे कुल मिला के 110, दैट मीन्स कि 110 रुपए में वो हमारा एफपीओ मेंबर बनता है। और ये जो एफपीओ मेंबर है वो इतनी धनराशि अगर हमें देता है तो हम उसके सामने उसको कुछ देते हैं, और ये कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि वो एफपीओ जो है वो एफपीओ मेंबर को हम लोग क्या देते हैं, तो नेपियर ग्रास को फार्मिंग के लिए हम लोग 1 एकड़ जमीन उसको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ये हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उसको जो भी फर्टिलाइजर्स चाहिए, उसके बीज चाहिए, सीड्स चाहिए, वो सब भी हम प्रोवाइड करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और डिस्काउंट कार्ड भी हम प्रोवाइड करेंगे। ये डिस्काउंट कार्ड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हम सब लोग व्हीकल्स यूज करते हैं, और वो व्हीकल्स में हम जब सीएनजी को रिफिल करवाते हैं तो उस टाइम पे हम डिस्काउंट कार्ड का यूज करेंगे। और साथ ही साथ हर एक विलेज में हमारे जो ऑर्गेनिक आउटलेट्स हो गए वहां पे भी ये डिस्काउंट कार्ड का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये डिस्काउंट कार्ड का भी उसको फायदा, उसको बेनिफिट दे सकते हैं। और साथ ही साथ हर एक शेयर के लिए हम उसको डिविडेंड देंगे। तो ये इस तरीके से ये पूरा डिजाइन किया गया है कि जो वो धनराशि दे रहा है उसके सामने उसको जो भी उसके बेनिफिट है वो भी मिलेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो ये इस तरीके से पॉसिबल है कि ये जो एफपीओ का जो भी शेयर है वो हमारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दैट मीन्स की तालुका कंपनी है, उसके अंदर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे। दैट मीन्स की हमारा जो 10 रुपीज का एफपीओ का जो शेयर था वो फिजिकल शेयर था, उसको अब हम 1 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डीमेट अकाउंट में हम उसको शेयर देंगे। और उसी की वजह से मतलब कि हमारी जो शुरुआत में जो कंपनी एस्टेब्लिश हुई होगी वो 10 टन पर डे की है। तो वो 10 टन पर डे की जो कंपनी है उसमें हम लोग ये इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके शेयर। तो वो जब कंपनी ग्रो अप होते होते स्टेप बाय स्टेप उसका जब एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा तो वो 100 टन पर डे जाती है, तब वो कंपनी आईपीओ में जाती है। और वो आईपीओ में जब जाती है तो अकॉर्डिंग टू सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग उसका जो 1 रुपीज का जो शेयर था वो एवरेजली मिनिमम 100 रुपीज बढ़ जाता है। सो इस तरीके से वो जो हमारी तालुका कंपनी थी उसका ग्रो अप बढ़ते बढ़ते 100 रुपीज, उसका शेयर जो है वो 1 रुपीज से बढ़ते 100 रुपीज हो चुका है। तो इस तरीके से ये जो शेयर है उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है। और इसी तरीके से हम उसने जो 10 रुपीज अगर शेयर किए हैं तो उसके सामने उसको बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पैसे हम देते हैं। तो इसे क्योंकि ये हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये एक उसको फिजिकल शेयर होता है और तीसरा होता है डीमेट शेयर, जो डीमेट अकाउंट में हम देते हैं। तो इसी तरीके से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो हम एफपीओ मेंबर जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ इस तरीके से काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम हवा में कभी बातें नहीं करते। तो हमारा ये जो प्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा? तो अगर हमने 100 टन रॉ मटेरियल अगर लिया है नेपियर ग्रास का और या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट, तो ये 100 टन अगर हम लेते हैं तो उसमें से हमें आउटपुट क्या मिलेगा? तो हमारा आउटपुट होगा एवरेजली 10 टन सीएनजी, बायो सीएनजी हम उसमें से बनाते हैं। और साथ ही साथ उसमें से 15 टन सॉलिड फर्टिलाइजर का निर्माण होता है। अब ये जो सॉलिड फर्टिलाइजर है वो हमें हमारे जो भी किसान हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये सॉलिड फर्टिलाइजर उनको प्रोवाइड करते हैं।
साथ ही साथ हमारा 70 टन लिक्विड फर्टिलाइजर बनता है। अब ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है वो बेसिकली सॉइल कंडीशनिंग का काम करता है, मतलब कि जमीन को कंडीशनिंग, मतलब कि उसमें जो भी रिमेनिंग, जो भी बहुत ही डेफिशिएंसी है, जहाँ पे भी जो भी मिनरल्स नहीं है उसकी डेफिशिएंसी को वो पूर्ति करता है, और इसीलिए ये कंडीशनिंग का काम करता है। मगर कहीं कहीं पे कोई कोई हमारे जो तहसील है वहां पे शायद से पानी की कमी होती है, तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है उसको हम रिसाइकल करके वापस से हमारे प्लांट में हम यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा 5 टन CO2 भी निर्माण होता है। अब ये जो CO2 होता है वो दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। अब ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसी के लिए हम लोग उसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे आसपास बहुत सारे कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, तो उसमें ड्राई आइस का यूज होता है, तो उसमें भी हम ये CO2 का यूज कर सकते हैं। और व्हाइट हाउसेस, ग्रीन हाउसेस, उन सभी में ये CO2 का यूज होता है। सो इस तरीके से हमारा जो 100 टन रॉ मटेरियल है उसका 100% हम यूटिलाइज करते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये इसीलिए एडवांस है क्योंकि सबका सब 100 टन जो रॉ मटेरियल है सबका सब हम लोग यूज करते हैं। और साथ ही साथ इसका स्कोप क्या है, तो हम ऑलरेडी यूज करते हैं हमारे व्हीकल्स में CNG को, तो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, मगर वो जो CNG है वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल से बना हुआ है। तो ये हम रिप्लेस करेंगे हमारे बायो CNG से। साथ ही साथ अगर आप सभी जानते ही हैं कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है नितिन गडकरी सर, उन्होंने अपना खुद का ट्रैक्टर जो CNG पे ऑलरेडी कार्यरत किया है, तो वही हम भी कर सकते हैं। हमारे ट्रैक्टर, हमारे तहसील में ट्रैक्टर्स है, उसको भी हम वापस से, मतलब कि हम उसको CNG में कन्वर्ट कर सकते हैं और CNG में ही उसको चलाते हैं। तो फिर इस तरीके से ये हमारे व्हीकल साथ ही साथ ट्रैक्टर्स में भी हम लोग को उसको यूज करेंगे। और गैस जनरेटर, जो अभी के जो जनरेटर्स होते हैं उसमें हम लोग मोस्टली डीजल का यूज कर रहे हैं, मगर हम आने वाले दिनों में हम गैस से जनरेटर्स को भी यूज करेंगे। और अभी हम लोगों के वहां पे ये जो सारी CNG का जो प्रोडक्शन होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो हम लोग उससे हमारे जो ट्रेन है, ट्रेन में भी ग्रीन ट्रेन, दैट मीन्स कि हम लोग ट्रेन में भी CNG का यूज करेंगे। और ये सब के बावजूद हम लोग हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स और डोमेस्टिक के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बायो CNG जो है उसके स्कोप मैक्सिमम है, जिसको हम बहुत अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं फ्यूल की तरह। और ये हमारा गोल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये गोल इसलिए है क्योंकि हमारे देश में आज हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। अगर मैं बात करूं ग्राउंड लेवल की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, तो वो उनकी एक वक्त की जो रोटी है वो भी उनको प्रोवाइड करें। और उनकी जो बेसिक नेसेसिटी, एक इंसान की जो बेसिक नेसेसिटी है, वो सब जब तक हम प्रोवाइड ना करें तब तक हमें काम करते रहना है, और तब तक हम सबको एकजुट होके एक साथ रह के आगे बढ़ना है। तो ये सस्टेनेबल गोल्स तभी हमारे फुलफिल होंगे। हम सिर्फ जमीन के लिए नहीं, मगर हम लोग वाटर में रहने वाले हर एक जीव के लिए भी काम करेंगे, कि जिससे हमारा एनवायरनमेंट फिर से वापस से उसी कंडीशन में आ जाए जिस कंडीशन में हमें कुदरत ने दिया था। तो ये सब पॉसिबल तभी है कि अगर हम MCL के साथ जुड़े, और MCL के साथ जो हमारे MCL विलेज प्रोजेक्ट है उसके साथ भी जुड़े। MVP, ये MVP जो है वो बेसिकली MCL का हार्ट है। ये हार्ट इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में जैसे हार्ट होता है वो सिर्फ पंपिंग का काम नहीं करता, वो जो भी हमारा जो ब्लड है उसको हर एक पार्ट में, हमारे बॉडी पार्ट में वो पहुंचाने का काम करता है। तो वैसे ही ये MVP है, वो भी MCL का हार्ट है। वो किस तरीके से, आइए हम देखते हैं। तो बेसिकली जो हमारा MCL का जो मॉडल है उसको समझते हैं। तो पहला MCL जो है वो MPU के साथ, दैट मीन्स की MCL प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ जुड़ा है। और वो MPU MVP के साथ, हर एक विलेज में आए हुए MVP के साथ जुड़ेंगे। और ये MVP 15,000 किसानों के साथ, फार्मर्स के साथ जुड़ेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा मॉडल है। ये जो मॉडल है वो बेसिकली, ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा अमूल मॉडल है, और ये अमूल मॉडल से ही ये इंस्पायर डिजाइन किया गया है हमारा MCL मॉडल। तो कुछ इस तरीके से वो काम कर रहा है। अब ये जो MVP है उसके प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है,
तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है कि 1.5 लाख डिपॉजिट जो भी एमबीपी मेंबर होगा उसको करनी है, और साथ ही साथ उसकी 2.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए कि जिससे वो कुछ फार्मिंग का काम है वो आगे बढ़ा सके। अब जब हमारा प्लांट डेवलप होगा उससे आगे, उससे पहले उसको लाइट कनेक्शन, 1 फेज का लाइट कनेक्शन होना चाहिए और 1 इंच वाटर कनेक्शन भी उसका होना चाहिए कि जिससे उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो फार्मिंग है वो आगे बढ़ा सके। साथ ही साथ उसका जो फार्म है उसमें हमें 1/2 एकड़ फेंसिंग करनी चाहिए, तो जिससे वो एमबीपी जो है वो अपना आगे का काम जो आगे उसको एमसीएल में जो रोल अदा करना है वो आगे कर सके। तो उसका क्या क्या रोल हो सकता है, जैसे कि हमारे हार्ट में, हार्ट क्या करता है बेसिकली, उसके अंदर ब्लड आता भी है और उसमें से बाहर भी जाता है। तो सेम वे हमारा जो एमवीपी है वो वही काम करता है। एमवीपी जो है एमपीओ में जो भी जनरेट होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर, सीड्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये सब का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है और साथ ही साथ जो भी कलेक्शन करना है रॉ मटेरियल्स का, वो कलेक्शन करने के लिए उसको एक वेयर हाउस की नीडेड होगी, जरूरत होगी, और इसीलिए वो गोडाउन का एक निर्माण करना होगा। और साथ ही साथ उसका एक ट्रेनिंग सेंटर भी होगा कि जहाँ पे उसने जो सीखा है, उसने जो जाना है, वो और किसानों को भी ज्यादा उसको भी उनको भी जानना बताए और उनको भी वो सब कुछ बताए कि जो उसने जो भी सीखा है अपने ट्रेनिंग सेशन में, वो उन सभी जो भी किसान है उसके साथ जुड़े हुए उन सभी को बताए। तो इस तरीके से वो एक जो भी सीखता है वो दूसरों को भी बताता है। तो इस तरीके से ये एमवीपी जो है वो एक पूरी श्रृंखला का निर्माण करने में सबसे बिल्डिंग ब्लॉक का अगर काम करता है तो वो है एमवीपी। और साथ ही साथ हमारे विलेजेस में, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि विलेजेस में हम लोग ऑर्गेनिक मोल का आउटलेट बनाएंगे, तो उसका भी अगर हैंडलिंग है वो सब कुछ हमारा एमवीपी करेगा। तो इस तरीके से एमवीपी जो है वो अपने आप में एक बिजनेस है, क्योंकि ये एमवीपी जो है हमारी संस्कृति बहुत ही हस्तकला, हम बोल सकते हैं कि हम माटी कला, इस सब से जुड़े हुए हैं। तो ये सब हमारी संस्कृति जो है उसमें हमारी बहुत ही उम्दा क्वालिटी थी, हम उसमें बहुत ही ज्यादा उत्तीर्ण थे, हम बहुत बोल सकते हैं कि हम फर्स्ट रैंक पे थे। तो आज की तारीख में भी इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, मगर हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर कोई रीजंस की वजह से ये जो संस्कृति है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये फिर से हमें पुनः निर्मित करनी है, वो पुनः निर्माण करके हमें उसको फिर से जिंदा करना है, और यही निर्माण हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे एमवीपी डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं। और यही एमवीपी को हमें वापस से लाने में एमसीएल हमारा योगदान करेगा, और एमसीएल इससे डायरेक्टली कंप्लीट करेगा और इसको आगे बढ़ने में मदद रूप रहेगा। तो ये जो हमारे आसपास बहुत सारे हस्तकला है उसको आगे लाने में, उसको आगे बढ़ाने में एमसीएल का बहुत ही उम्दा रोल होगा, और उसमें एमवीपी जो खुद से ऑलरेडी ये सारे बिजनेसेस से जुड़ा है वो डायरेक्टली इससे आगे बढ़ेगा। सो इस तरीके से ये पूरा एमवीपी हमारे लिए बहुत ही हार्ड का काम करता है। और ये क्यों जरूरी है, क्यों ग्राम पंचायत को हमें इतना फोर्टिफाई करने की जरूरत है, क्यों इसको इतना सस्टेन करने की जरूरत है? बिकॉज हमारा ये विजन है, हमारा हर एक ग्राम पंचायत, जितने भी ग्राम पंचायत है उसमें 0 वेस्ट होना चाहिए, मतलब कि वहां पे कुछ भी वेस्ट जनरेट नहीं होना चाहिए, और वेस्ट जनरेट जो होता है उसका भी हम बैलेंस कर ले, और साथ ही साथ उनको वाटर मिलना चाहिए, पानी की जरूरत है। क्योंकि हम आसपास देखते हैं कि बहुत सारे गांव में अगर आप देखोगे, ये अगर समर की सीजन अभी है तो वहां पे बहुत सारे लोगों को 1 मंथ तक, 2 महीने तक पानी नहीं मिलता है। तो ये पानी को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी हमें उठानी चाहिए, और साथ ही साथ ये सब दोनों अगर उसका कंप्लीटली सस्टेन हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, तो उनकी हेल्थ में तो सुधार होगा ही होगा, और एजुकेशन में होगा, क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति एजुकेटेड होगा तो हमारा देश एजुकेशन में आगे बढ़ता है, और हमारी ये सब एजुकेशन हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी जो कम्युनिटी बनेगी वो सबसे उम्दा और सबसे बेस्ट होगी। और हमारे पास जो एसआरएस फंड आएगा उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी और रोड, ये सब जो बेसिक नेसेसिटी है उसका भी हम उसको फैसिलिटी जो है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट का तो सोल्यूशन हम दे ही रहे हैं,
और स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स जो है वो एक अच्छी कम्युनिटी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है खेलने के लिए, मगर फिर भी वो लोग अच्छे से खेल नहीं पाते हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं है। तो हम हर एक ग्राम पंचायत में ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण करेंगे कि जिससे उनको वो सारी फैसिलिटी मिले कि जिससे वो अपना नाम, अपने देश का नाम आगे बढ़ा सके। साथ ही साथ हम इमरजेंसी एड, मतलब कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारी जगह पे जो बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए वो भी नहीं थी, और उसी की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे घूमना पड़ता था। तो वो कंडीशन फिर से अगर इन फ्यूचर आती है तो हमें ये फिर से कंडीशन में से गुजरना ना पड़े, और इसी के लिए हमारे हर एक ग्राम पंचायत में इमरजेंसी एड की निर्माण करना चाहिए, और यही हमारा विजन है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ये सब तभी मुमकिन है अगर हमारा एमबीई प्रोजेक्ट, उसकी रिक्वायरमेंट्स हम उसको समझते हैं। तो ये जो एमबीई प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कहाँ से शुरू हो रहा है? तो ये एमबीई प्रोजेक्ट जो है वो हमें एस्टेब्लिश करने के लिए उसकी जड़ से जाना है। उसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो है साइट। अब ये जो साइट सिलेक्शन है वो कैसे करेंगे? तो साइट सिलेक्शन के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो वो क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया अगर मैं बोलूं तो हमें हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन जहां से पास ना होती हो वैसी लाइन सिलेक्ट करनी है। वो इसीलिए लैंड ऐसी सिलेक्ट करनी है, उसका रीजन ये है क्योंकि हमें जो भी हमारी जो अगर वहां से हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन पास होगी तो हमें परमिशन लेने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। साथ ही साथ हमें वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और मगर वाटर बॉडीज जो है उससे दूर होना चाहिए, क्योंकि वाटर बॉडीज में अगर पानी बहुत ज्यादा आया तो हमारे प्लांट को वो प्रॉब्लम कर सकता है। सो इसीलिए हमारी वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मगर वाटर बॉडीज से दूर होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे उसके लिए जो जमीन है उसके 0.5 मतलब कि ½ किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस में हम विलेजेस या फॉरेस्ट एरिया या हिस्टोरिकल प्लेसेस को मिनिमाइज करें, या फिर उससे दूर रहना जरूरी है, तभी हमारी परमिशंस हमें मिल सकती है। और अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे हमारे वहां पे 2 टाइप के जोन होते हैं हमारे। एक होता है रूरल एरिया और दूसरा होता है अर्बन एरिया। तो जो रूरल एरिया होता है उसके अंदर हमें ग्राम पंचायत में से एनओसी लेनी पड़ेगी, और एनओसी जब मिलती है तभी हम साइट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमने अर्बन एरिया में अगर हमारी पसंद की है तो उसमें अलग अलग ग्रीन जोन, कमर्शियल जोन एक्सेट्रा। तो हमें ग्रीन जोन में तो सिलेक्ट करना ही नहीं है, हमें इंडस्ट्रियल जोन को पसंद करना है कि जिससे हम लोग हमारी साइट को अच्छे से निर्माण कर सके। और हमारा जो साइट का जो लैंड है उसके लिए जो रोड है वो 12 मीटर अप्रोचेबल होना चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया हमारी जमीन, हमारी खुद की जमीन अगर फुलफिल करती है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं हमारी साइट के लिए। मगर अगर नहीं कर रही है तो हमें लैंड को एज अ लीज हमें अरेंज करनी। तो ये हुई सारी बातें साइट की लैंड सिलेक्शन के लिए, जमीन सिलेक्शन के लिए। अब जमीन सिलेक्शन हो जाने के बाद हमें एग्रीकल्चरल टू नॉन एग्रीकल्चरल करना है। अब उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? तो उसके लिए हमें लैंड सर्वे करना पड़ता है। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें उसकी बैरिंग कैपेसिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट अगर हम लगाते हैं तो ये जमीन हमारी कितनी उसको बैर कर सकती है, कितना उसका टॉलरेंस पावर है, वो हमें चेक करना पड़ता है, और इसीलिए उसका सर्वे जरूरी है। साथ ही साथ ऑटोकैड, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है कि जिससे पूरा जो भी हमारा जमीन है उसका पूरा हम डिजाइन क्रिएट करते हैं, उसका हमें पूरा डिटेल्स में स्ट्रक्चर चाहिए। और ये साथ ही साथ हमें रोड से कितना डिस्टेंस है मेन रोड से, वो भी हमें चेक करना है। और ये सभी के साथ साथ हमें एमसीएल से एमबीई ड्राइंग लेना है, जिसको हमें सबमिट करना है हमारी एनए की फाइल। साथ ही साथ हमारा ग्राम पंचायत से एनओसी तो होना ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है। और एनए एप्लीकेशन के लिए हमें जमीन के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि 7, 12, 8 है, ये सब डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए। और डीएलआर मैप, पहले टीएलआर मैप था मगर अब हम लोग डीएलआर मैप को यूज करते हैं और वो हम लोग फाइल में अटैच करते हैं। और साथ ही साथ ये फाइल जो है वो बेसिकली अब 2 तरीके से है, पहले हमें ऑनलाइन तो सबमिट करनी ही है और साथ ही साथ हमें कलेक्टर ऑफिस तक भी पहुंचानी है। तो इस तरीके से ये अब
अकॉर्डिंग टू तहसील या फिर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, मगर मोस्टली हमें ये दोनों तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से ये सारे बेसिक नेसेसिटी है फॉर एग्रीकल्चरल टू नॉन एग्रीकल्चरल। साथ के साथ हमें स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन चाहिए। बेसिकली ये जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो अगर मैं गुजरात की बात करूं तो दैट इज गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके कंसेंट में हमें क्यों लेना चाहिए, तो वो इसीलिए लेना चाहिए बिकॉज हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के साथ हमेशा ये कंसेंट जुड़ा होता है, और इसीलिए हमें ये कंपल्सरी लेना होता है। तो ये बेसिकली 2 स्टेप में होता है। सो कंसेंट टू एस्टेब्लिश, ये कंसेंट टू एस्टेब्लिश हम तब लेते हैं जब हमारी मशीनरी हम इंस्टॉल करते हैं, उससे पहले ये हमें लेना है। और फिर एक बार इंस्टॉलेशन हो जाए और उसको ऑपरेशन में लाने से पहले हमें कंसेंट टू ऑपरेट। तो इस तरीके से 2 स्टेप में हमारी ये जीपीसीबी की जो कंसेंट डिजाइन किया गया है। अब ये हमारा जो प्लांट होता है वो बेसिकली 4 टाइप्स में, मतलब कि अलग अलग 4 टाइप में वो कैटेगराइज किया गया है। उसमें से फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज रेड कैटेगरी। रेड कैटेगरी के अंडर में वो प्लांट्स आते हैं जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में केमिकल पॉल्यूशन का निर्माण होता है। ऑरेंज कैटेगरी में वो प्लांट्स आते हैं जिसमें रेड के कंपैरिजन में कम पॉल्यूशन का निर्माण होता है, मतलब निर्माण होता है। और ग्रीन कैटेगरी में वो प्लांट्स आते हैं जैसे कि एग्रोबेस, वैसी जो भी इंडस्ट्री है वो ग्रीन कैटेगरी में आते हैं। और व्हाइट कैटेगरी में वो प्लांट है कि जिसमें जीरो पॉल्यूशन, जिसमें कोई पॉल्यूशन जमीन का नहीं, हवा का नहीं, पानी का नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, वो सारे प्लांट व्हाइट कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो सारे जो भी टाइप्स है वो कैसे डिसाइड हुए, तो ये डिसाइड हुए हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस एक्टिविटी। आप बिजनेस कैसे, कौन से टाइप का कर रहे हो, कैसे टाइप से कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी होगी। और साथ ही साथ आपका जो गवर्नमेंट का फीस होगा वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करने वाले। तो आपको जान के ये खुशी होगी कि हमारा जो एमसीएल है उसको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमें इसको व्हाइट कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। दैट मीन्स कि हम रियल में बोल सकते हैं कि वी आर वेरी लकी कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहाँ पे हम ना केवल सिर्फ हमारे लिए मगर हमारे आसपास के हर एक जीव के लिए काम कर रहे हैं, और उनको बिना नुकसान पहुंचाए, और उनको उल्टा हम लोग उसको बहुत ही फोर्टिफाई कर रहे हैं, बहुत ही उसको सशक्त कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके लिए हमने ये डिजाइन किया गया है। और साथ ही साथ उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, तो ये डॉक्यूमेंट्स उसके लिए सबसे पहले हमारा बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए, जो हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड की है, उसके लिए जो भी प्रूफ है वो हमें तैयार करने हैं। और केवाईसी एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेंट है उसका केवाईसी भी होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे उसका एक रिपोर्ट होगा वो हमें डिजाइन करना है। और साथ ही साथ हमारी लिस्ट ऑफ फाइनल रॉ मटेरियल, मतलब कि हम कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज करेंगे, जैसे कि हम लोग नेपियर ग्रास का कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट का कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो भी हम लोग रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे उस सब का लिस्ट होना चाहिए। फाइनल प्रोडक्ट, मतलब कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट बनने वाले हैं और उसके साथ हमें कौन कौन से बाय प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, उसका भी हमें लिस्ट एस्टेब्लिश करके पूरा बना के हमें एज ए डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। साथ ही साथ हम इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कितना इन्वेस्ट होना चाहिए। तो हमारे वहां पे पॉल्यूशन तो जनरेट हो ही नहीं रहा, मगर हम उसके लिए भी कौन कौन सी कंडीशंस को ला सकते हैं, उसके लिए भी हमें लिस्ट डॉक्यूमेंट्स तैयार करके सबमिट करना है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, मतलब कि हम कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, कितने अमाउंट में यूज कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स हमें चाहिए। और उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इसीलिए हमें चाहिए क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं। जो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है उसके लिए हम लोगों को उद्यम रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं होता है, मगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट इज वाई हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन करना नेसेसरी है, और वो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स में आता है। साथ ही साथ हमारी जो कंपनी होती है उसमें बोर्ड होता है, और ये बोर्ड में से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, और उसका ऑथराइजेशन भी डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में हमें देना है। और वाटर रिक्वायरमेंट,
और वाटर बैलेंस डायग्राम, मतलब कि हमारी वाटर की जरूरत कितनी है, कितने अमाउंट में हम वाटर का यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कितने प्रमाण में हम उसका यूज करते हैं, कितना रिसाइकल करते हैं, कितना हमारा वेस्ट होता है, ये सब का डायग्राम हमें बना के, उसका बैलेंस डायग्राम बना के हमें सबमिट करना है। तो इस तरीके से स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन हम जब फाइल करते हैं तो उसके लिए ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जिसको हमें तैयार करने हैं और वो हमें सबमिट करना है। साथ ही साथ हमें स्टेट फायर एंड सेफ्टी एंड स्टेट फायर एंड सेफ्टी के लिए भी बहुत ही जरूरी है, वो हमें ये परमिशन, एनओसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ हम पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए भी हमें ये पैसो, ये बेसिकली पहले ऐसा माना जाता था एमसीएल में कि ये बहुत ही डिफिकल्ट स्टेज है, मगर आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा जो एमसीएल है उसमें से 4 जो एमपीओ है उनका पैसों का परमिशन ऑलरेडी आ चुका है। सो दैट इज, और बहुत सारे एमपीओ जो है उन्होंने इसके प्रति जो फाइल करने का प्रोसेस है उसको भी स्टार्ट किया है। ये पैसों जो है वो बेसिकली क्यों लिया जाता है, बिकॉज जो भी लोग फ्यूल से रिलेटेड है, फ्यूल के साथ जो भी काम करते हैं, उसका प्रोडक्शन, सेलिंग या फिर ट्रेडिंग, उन सभी को पैसों की परमिशन लेनी जरूरी है और रिक्वायर है, और इसीलिए ये पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। और इसकी परमिशन हमें हमारे महाराष्ट्र में जो नागपुर है वहां से हमें मिलती है, और ये बहुत सारे अलग अलग जोनल लेवल पे भी उसकी ऑफिसेस हैं, मगर हमें फाइल करनी है उसकी मेन ऑफिस से। साथ ही साथ उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, जो ट्रेडिंग सेक्टर से है उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मगर हम इसीलिए कंपलसरी है क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। और जब हमें तालुका अलॉट हो जाता है तो उसके बाद हमें विद इन 7 डेज हमारे तालुका के लिए हमारा क्या विजन है, क्या मिशन है, और हम क्यों इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा योगदान दे रहे हैं, ये पूरा फाइल हमें एमसीएल ऑफिस में देना है। और साथ ही साथ हमारे तालुका के लिए कौन कौन से ग्राम पंचायत है, ग्रुप ग्राम पंचायत क्या है, उसका विलेज का जो भी डेटा है, पॉपुलेशन क्या है, उसमें कितने लोग हैं, कितने लाइव स्टॉक है, उस सभी का जो भी विलेज का डेटा है वो हमें प्रोवाइड करना है हमारी एमसीएल ऑफिस को, और उसका हमें मेल करना है, और ये मेल हमें विद इन 7 डेज करना है। तो ये सारी हमारी जो भी कंडीशंस है उसके लिए हमें अगर कोई हेल्पफुल है, हम कभी हमारी जर्नी में, थ्रू आउट जर्नी में कभी अकेले नहीं होंगे, हमारी जर्नी में हमेशा हमारे साथ एमसीएल खड़ी है, और हमेशा हमारे साथ एमसीएल से जुड़े हुए हर लोग हमेशा हमारी मदद के लिए आगे हैं। हमारे प्राइम बीडीएस कंसल्टेंट और जो भी हमारे आपके तहसील के बाजू में जितने भी तहसील होंगे वहां पे भी ये प्रोजेक्ट लगने वाले हैं, तो उन सभी के जो भी प्रोजेक्ट ओनर्स हैं वो सभी लोग हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं, और ये हमेशा आगे बढ़ के हमें, क्योंकि ये सारे लोगों की विचारधारा है वो यही है कि हम आगे बढ़ेंगे और सभी लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए ये सारे के सारे लोग हमारे हेल्पिंग हैंड्स भी बनेंगे और हमारे साथ हमेशा आगे बढ़ने में हमारी मदद भी करेंगे और हमें आगे बढ़ने में हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। तो ये है हमारा एमसीएल परिवार। अब हम कुछ देखते हैं, लेट्स गो इन हिस्ट्री एंड मेक गोल्डन फ्यूचर। हमारी गोल्डन फ्यूचर बनाना है तो हमें थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी जानना पड़ेगा। बेसिकली हमारी जो, हमें पता है कि हम जब छोटे थे हमें हिस्ट्री पढ़ाया जाता था, सोशल साइंस में एक सब्जेक्ट था, तो ये जो हिस्ट्री थी वो हमने पढ़ी हुई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे पे 200 साल तक राज किया। वो क्यों सक्सेसफुल हुई थी? वो इसीलिए सक्सेसफुल हुई थी बिकॉज हम लोग डिवाइडेड थे, हम लोग अलग अलग जाति में विभाजित थे, और इसी की वजह से इन लोगों ने हमारे पे इतने सारे साल तक राज किया। मतलब कि 200 साल तक राज करना छोटी मोटी बात नहीं है, वो डिवाइडेड होने की वजह से ये हुआ था। अगर वो डिवाइड, मतलब कि उनका रूल ही ये था, डिवाइड एंड रूल, मतलब कि वो हम लोगों को विभाजित करते गए और इसी की वजह से वो बहुत ही सक्सेसफुल बने। और ये जो प्रॉब्लम हमारे वहां पे हमारे इंडिया में जो था, और उसी की वजह से हमारी जो सोने की चिड़िया थी उसको लूट के वो ले गए और पीछे छोड़ दिया, एक सशक्त नहीं हुआ, मतलब कि बहुत ही ऐसा बोल सकते हैं कि लो कैटेगरी में हमारे इंडिया को छोड़ दिया था। मगर उसके बाद
हमारा इंडिया फिर से उठा और उसको आगे हमने फिर से हमारी नई जनरेशन ने बढ़ाया। और साथ ही साथ हमारा अभी का जो अगर हम लोग एरा देखें तो उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, मगर उसका वर्जन 2 है, जिसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है। मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनीज बेसिकली हमारा जो इंडिया है वो सबसे बड़ा मार्केट है, ग्लोबल मार्केट अगर हम बोल सकते हैं कि हमारा इंडिया सबसे बड़ा मार्केट इसीलिए है क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। सो बाहर से जो भी लोग मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बेचते हैं और उसमें से जो भी कमाई है वो डायरेक्टली बाहर हम अपने देश में ले जाके वहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो इन दिस वे हमारा जो देश है वो हमारी कमाई हम बाहर दे रहे हैं। सो इन दिस वे हमारी जो प्रॉब्लम हो रही है वो यही है कि ये ईस्ट इंडिया वर्जन 2 का ही काम कर रही है कि हमारे जो लोग है वो उसका हम लोग जो जैसे मोदी सर ने बोला था, जैसे कि हमें बोला है कि वोकल टू लोकल, तो लोकल टू वोकल हम तभी कर सकते हैं कि जब हम लोग हमारे लोकल को प्रमोट करें, हमारे लोकल को ही आगे बढ़ाएं, तभी हम लोग आगे हमारे लोकल को ले जा सकते हैं। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज को रिमूव करके हमें हमारे लोकल जो एंटरप्रेन्योर है उनको प्रमोट करना चाहिए और उनको आगे लाने के लिए काम करना चाहिए। तो ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने तो हमें जो अंग्रेज थे उनसे तो हमें छुटकारा दिया था, उनसे तो हमें फ्रीडम दे दी थी और उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए थे। मगर अब हमारा टर्न है कि हम ये जो ईस्ट इंडिया वर्जन 2 है उसको मिनिमाइज करके, उसको रिमूव करके हम ऐसा भारत निर्माण करें कि जो आने वाला कल हम ऐसा निर्माण करें कि जो सोने का शेर हो, कि जिसको वापस से कोई लूटने का प्रयत्न न करे, उसकी ओर देखने का प्रयत्न न करे। और वो तभी पॉसिबल है कि जब हम लोग एक साथ जुड़ेंगे। अगर वापस से हम लोग डिवाइड हो गए अलग अलग तरीकों से तो वापस से हमारे पे कोई ना कोई तो राज करेगा और वो हमें कंडीशन नहीं लानी है। और इसीलिए हम सबको एक साथ जुड़ना है और वो हम जुड़ सकते हैं फ्यूल रिवॉल्यूशन के साथ। हम एक साथ जुड़ेंगे और जुड़ते रहेंगे और इसी की वजह से हमारा जो भारत है उसको हम विश्व गुरु बनाएंगे।